नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उन 2 लाख लोगों में से किसी को जानते हैं जिन्होंने 2024 में भारत की नागरिकता छोड़ दी? एक तरफ बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता की जांच हो रही है, विदेशी घुसपैठियों के मतदाता बन जाने का भूत खड़ा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ 2 लाख लोग भारत की ही नागरिकता छोड़ बैठे। आप बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भारत में ही रहना चाहेंगे या भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस जाएंगे? मैं ये सवाल किसी नैतिकता या भावुकता से नहीं पूछ रहा, बल्कि ठोस कारणों से पूछ रहा हूं। लोग विदेश जाएंगे और जाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन नागरिकता छोड़ने के सवाल का जवाब अगर जानना ही है तो ठोस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए। पूछना यह चाहिए कि क्या भारत की सुविधाएं, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, यहां का सिस्टम लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर रहा है? केवल उनमें नहीं जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी, उनमें भी जो नागरिकता छोड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। क्या सिस्टम के ठीक होने की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं? आखिर उसी समय में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं जब भारत को विश्व गुरु बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है? ऐसा क्या है उन देशों में जो भारत में नहीं है या हो सकता है? क्या भारत में हो ही नहीं सकता? एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। यह एक साल की संख्या है। 2015 से लेकर अब तक 15,81,000 से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह जानना चाहिए कि जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, क्यों छोड़ी है। भारत के गांव में जाइए तो अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अब कोई गांव में नहीं रहना चाहता है। लगता है यही सवाल अब शहरों में पहुंच गया है कि अब कोई इन रद्दी शहरों में नहीं रहना चाहता। सब अमेरिका, लंदन, कनाडा जाकर बस जाना चाहते हैं। इसी बात पर भारत में सर्वे होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो कितने लोग भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। अगर 140 करोड़ लोगों के बीच सर्वे संभव नहीं है तो जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके बीच ही सर्वे हो जाए कि अगर उन्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला दी जाए तो क्या वे भारत की नागरिकता छोड़ना चाहेंगे या यहीं रहेंगे? आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। क्या कभी आपने इस सवाल के साथ अपने देश को निहारने की कोशिश की है? यह देश क्यों ऐसा होता जा रहा है? एक तरफ आपको प्रधानमंत्री के आसपास भयंकर व्यवस्था दिखती है, चुस्त दुरुस्त अफसर दिखते हैं, सुरक्षा कर्मी दिखते हैं, सबका चश्मा भी फर्स्ट क्लास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ आप सुबह सुबह इस खबर को देखते हुए उठते हैं कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ की रसीद ही नहीं दी, हिसाब नहीं दिया। किसे? संवैधानिक संस्था सीएजी को। सीएजी का काम है सरकार के वित्तीय खर्चे का ऑडिट करना। यह संवैधानिक संस्था है और इसे ही एक सरकार 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं देती है। सीएजी ने अपनी रिकॉर्ड में लिखा है कि इस बात का रिस्क है कि इतने पैसे का गबन हो गया होगा। 70,000 करोड़ का गबन। इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बाप का बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। और इसी बिहार की विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। क्या यह भाषा लंदन, अमेरिका या दिल्ली में रह रहे किसी भी बिहारी को आश्वस्त करती है कि चलकर बिहार में रहा जाए? बिहार को सम्राट चौधरी जैसा योग्य नेता मिल गया है जो विधानसभा में तू तड़ाक, तेरा बाप कहकर बात करते हैं। सारी चर्चा इस पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया, इसे लेकर किसी की नींद नहीं उड़ती। ना नेताओं को जरूरत पड़ती है कि आकर हिसाब दें। पटना से लेकर दिल्ली में किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बाप का बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। संवैधानिक नैतिकता समाप्त हो चुकी है। जब इस तरह की नैतिकता दिखावे की भी नहीं रह जाए तब समझ लेना चाहिए कि हर आदमी अब अपने भरोसे है। सरकारों के भीतर किसी तरह के गैंग का कब्जा हो गया है। आप ही बताइए, क्या आपको न्याय आसानी से और जल्दी मिल जाता है? मिलने की उम्मीद है, भरोसा होता है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी?
बिना घूस दिए, बिना 10 लोगों को अप्रोच किए, पैरवी किए। बिहार सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि 70,000 करोड़ की रसीद कहां है, और वही सरकार आपकी आमदनी से पाई पाई का हिसाब मांगती है, रसीद मांगती है। आम करदाता हर दिन ट्विटर पर लिख रहा है केवल टैक्स दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, बच भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में दिए जा रहे हैं। क्या इसी तरह के भारत के कारण सफल और ठीक ठाक काबिलियत वालों के मन में लगातार योजना चलती रहती है किसी तरह भारत से अब निकल चला जाए? क्या सचमुच भारत रहने लायक देश नहीं रहा कि 10 साल में 15 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है? वो अपने मोटरसाइकिलों से आते हैं या पैदल आ जाते हैं सर? अरे बताइए, सारे से पता लग रहा है सारा सीवर का पानी है। सर बारिश का नहीं है, ये बारिश का नहीं है, सीवर का। सारा सीवर का है। हम लोग सीधा आते हैं थाने में बाइकों से, गाड़ियों से, हमारी गाड़ियां भी खराब होती हैं, इंजनों में पानी जाता है। क्या ऐसे लोगों को यह बात पसंद नहीं कि राजधानी दिल्ली के थाने में काम करने वाले अधिकारी इस हाल में दफ्तर पहुंच रहे हैं? नाले के पानी वाला थाना उनको किस देश में मिलेगा? 8 महीने से शिकायत कर रहे हैं और इसे सुधारा नहीं गया। कुछ भी नहीं बदलने की इतनी बड़ी गारंटी आखिर किस देश में मिलेगी? इस गारंटी को छोड़कर कोई लंदन की नागरिकता कैसे ले रहा है? भारत के निष्ठावान नागरिकों को इस हाल में छोड़कर कोई भारत से बाहर कैसे बच सकता है? दिल्ली के करावल नगर में खजूरी खास थाना है। अगर 8 महीने से सीवर के पानी के बीच दफ्तर आने की बात सही है तो यूनेस्को को प्रमाणित करना चाहिए कि सहनशीलता का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इस थाने को संरक्षित कर दिया जाए और सीवर के पानी को पवित्र नदी का दर्जा दे दिया जाए। अगर ये लोग इस हाल में काम कर सकते हैं, तब फिर उन 2 लाख लोगों को भारत में ऐसी क्या कमी नजर आ गई कि भारत छोड़कर चले गए? उन्हें नाले के पानी से भरा थाना आखिर कहां मिलेगा? ये बारिश का पानी नहीं है, सीवर का है। तब से है जब बारिश नहीं आई थी। शरद शर्मा का अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। शरद के चैनल को देखा भी कीजिए, पता चलेगा कि नाले के पानी में डूबे होने के बाद भी किसी के भीतर इस बात को लेकर गुस्सा तक नहीं। कितना बच बचा कर लोग बोल रहे हैं, ऐसी सहनशीलता किस देश में मिलेगी? ये कब 6 महीने हो गए? 6 महीने, ये तो 8-9 महीने से है सर। 8-9 महीने से? ये तो हो गए जी करीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने? हाँ जी। ये 10 साल से ड्रामाबाजी है, फाइल पास कराने के लिए पानी नहीं निकालेंगे। 10 साल से यही है पोजीशन। ये देखो नीचे 10 साल से, अभी कोई बता रहा था 6-8 महीने, कोई बोल रहा 1-1.5 साल। 10 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ 16 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यही है पोजीशन। बारिश के दिनों में स्कूल की छत गिर जाती है। जो बच्चे पढ़ने गए थे वो स्कूल के भीतर मर गए और किसी को फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान के झालावाड़ के गांव में 7 बच्चे मर गए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 29 घायल हैं, जबकि उस स्कूल की इमारत के जर्जर होने की शिकायत बहुत पहले की गई थी। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ा कि बच्चे जा रहे हैं, कुछ खतरा हो सकता है? किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो सिस्टम में है उनके हाथ में पर्याप्त ताकत, ज्यादा से ज्यादा ताकत होती जा रही है, और जो सिस्टम के बाहर है वो लगातार कमजोर महसूस करता जा रहा है। अगर आपके पास पैरवी का, सिफारिश का, पैसे का नेटवर्क नहीं है तो आप गैंग में बदल चुके सिस्टम के सामने छींकने की औकात भी नहीं रखते हैं। इसलिए इस सवाल पर पूरी निर्ममता से विचार होना चाहिए कि पिछले 10 साल में 15,80,000 से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ दी? अब सरकार भी भारत से बाहर भेजने में मदद करने लगी है। सरकारों को पता है कि वे ज्यादा से ज्यादा अब यही कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के चैप्टर बदलकर लोगों को भरमा सकते हैं कि इतिहास बदल दिया। रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा, इसलिए जब लोगों ने रोजगार और बेहतर जीवन के तलाश में भारत की नागरिकता को छोड़ना शुरू किया, भारत से बाहर जाना शुरू किया, तब सरकार भी इसमें घुस गई है। वह अब दूसरे देशों से वहां काम करने को लेकर करार करने लगी है। यानी जो काम लोग खुद से कर ही रहे थे और करते भी रहेंगे, अब सरकार उनकी पीठ पर मुहर लगाकर क्रेडिट लेना चाहती है। इस्राइल के साथ करार हुआ ताकि भारत के बेरोजगारों को वहां ठेला जा सके। गली गली में भारत में चाय पी जाती है, फिर भी चाय के इस वीडियो से फर्जी गौरव पैदा किया जा रहा है कि मसाला चाय कहां पहुंच गई।
जिन लोगों के कारण चाय चीन से निकलकर गली गली पहुंची, उन्हीं के सामने हम चाय पीकर क्या बताना चाहते हैं? यह पश्चिम पर पूरब की या पूरब की पश्चिम पर कौन सी विजय है? ब्रिटेन और भारत के बीच करार हुआ है। इसके तहत कुशल कामगार पहले से चली आ रही ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं और पिछले साल 25,000 लोगों को दुनिया भर में वीजा मिला है। कॉरपोरेट में होने वाले ट्रांसफर, ग्रेच्युटी ट्रेनी, निवेशक और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पेशेवर के लिए रास्ते खुले रहेंगे। भारत की कंपनी में काम करने वाले जिन लोगों का ब्रिटेन की ब्रांच में ट्रांसफर होता है, उन्हें कम से कम 3 साल तक वहां रहने की अनुमति मिलेगी। अगर ब्रिटेन की वीजा नीति बदल जाती है तब भी यह गारंटी रहेगी। सैलरी बढ़ने पर इसका विस्तार कर 5 या 9 साल तक किया जा सकता है। जिस पश्चिम की सभ्यता संस्कृति को दिन रात गरियाना है, उसे दूषित बताना है, टीवी चैनलों पर बैठकर गर्व गर्व करना है, उसी पश्चिम के बनाए हुए शहरों, उनकी सुविधाओं का मुकाबला आज भी भारत का कोई शहर नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटी, फलाना सिटी जैसी योजनाओं के पोस्टर दीवारों पर लग तो गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा शहर नहीं बन सका जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करे और जहां रहकर आदमी को लगे कि बस अब हो गया, जहां पहुंचना था सही जगह पहुंच गए। लेकिन हालत यह है कि सफल भारतीय जो ठीक ठाक कमाता है, वो निरंतर पलायन की अवस्था में गांव से शहर, शहर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु पहुंचने के बाद अब दुबई और कनाडा जाने की सोचने लगा है। इसी 15 जुलाई के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि 3,500 लखपति, करोड़पति, जिसे अंग्रेजी में मिलेनियर कहते हैं, भारत छोड़ने की सोच रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी अन्य जगहों पर भी छपी है। हम ऐसी खबरों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन 2 लाख लोग 1 साल में भारत की नागरिकता छोड़ गए, यह खबर तो भारत सरकार ने संसद में दी है। जिन अरबपतियों ने भारत में रहकर पैसा कमाया, पैसा आने के बाद वे ही भारत को नमस्कार कर चले जाना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए ठहर कर सोचना चाहिए, क्या वाकई यहां का सिस्टम हर दिन हर किसी के भरोसे को तोड़ रहा है? चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, लोग मर मर कर और भर भर कर टैक्स दे रहे हैं और सरकारी सिस्टम में बैठे लोग जमकर लूट रहे हैं और उनका कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। ओडिशा विजिलेंस के ट्विटर हैंडल पर आए दिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। 25 जुलाई की खबर है, जयपुर फॉरेस्ट रेंज के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक से जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई तो करीब 1.5 करोड़ कैश, सोना के अलावा 3 फ्लैट और एक 3 मंजिला इमारत के कागज बरामद हुए। 5 दिन पहले 20 जुलाई को ओडिशा विजिलेंस के अधिकारियों ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नित्यानंद नायक से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की। केंदू लीफ डिवीजन केंदुझर विभाग के इस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास 115 प्लॉट की संपत्तियां बरामद हुई हैं। 115 प्लॉट, इनमें से 53 नित्यानंद नायक के नाम पर है, 42 उनकी पत्नी के नाम पर, 16 प्लॉट बेटे के नाम पर और बेटी के नाम पर 4 प्लॉट। अनुगुल के तुरंगा शहर में 9,000 वर्ग फीट में फैला 4 मंजिल का यह मकान और 1 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ। फिलहाल इन्हें जेल भेज दिया गया है। 23 जुलाई की खबर है, यह सब ओडिशा विजिलेंस के ट्विटर हैंडल पर है। भुवनेश्वर नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जगन्नाथ पटनायक पर भ्रष्ट होने के आरोप लगने के बाद उनके खिलाफ हुई छापेमारी में 4,500 वर्ग फीट की बहुमंजिला इमारत, 2-2 मंजिला इमारतें, 4 महंगे प्लॉट, मछलियों के तालाब, रक्त चंदन और नारियल के पेड़ों के प्लांटेशन वाला 1.5 एकड़ का फार्म हाउस, 80 लाख के डिपॉजिट, 400 ग्राम सोना, गाड़ी, 12 सिंघे के सींग, देसी बंदूक इत्यादि इत्यादि बरामद हुई। यह सच्चाई केवल ओडिशा की नहीं है, हर जगह की है, हर शहर की हो गई है। इसकी वजह से यह हो रहा है कि करदाताओं की मेहनत की कमाई मुट्ठी भर लोगों के लिए मुफ्त का माल बन चुकी है। इसकी वजह से सब कुछ एक तरफा हो गया है। जो ताकतवर है वो मालामाल भी है। आपको पता नहीं चलेगा कि टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर साधारण कर्मचारी के पास लूट का कितना माल जमा है। यह इतना ज्यादा हो गया है कि लगता है कि भारत की जो व्यवस्था है, कार्यपालिका की व्यवस्था और समाज की जो व्यवस्था है, वो केवल दलालों के लिए ही अनुकूल है। आप ऐसे लोगों को फुल मौज मस्ती में करते हुए देखते हैं।
इन्हें किसी बात का डर भय नहीं, नेताओं के करीब होकर आपके मालिक बन जाते हैं। लूट का ऐसा विस्तार हो चुका है जो इस चलन का नहीं है। वह भयंकर तनाव और असुरक्षा में जी रहा है, असहाय महसूस करता है। तो ऐसे में आम आदमी के पास क्या उम्मीद है? अगर आप दलित हैं, ओबीसी हैं, मेहनत करते हैं, पहली पीढ़ी के हैं और किसी तरह उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना